पुराने वक्तों की बात है जब इंसान की ज़बान ही उसका ईमान हुआ करती थी। एक दूर उफ्तादा गांव में गुलाम हैदर नाम का एक किसान रहता था। गुलाम हैदर के पास कुल्ले कायनात के नाम पर ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा और एक बैलगाड़ी थी। वो सारा साल धूप और छाँव की परवाह किए बगैर अपने खेतों में गुना उगाता, फिर सर्दियों की ठठरती रातों में कूल्हू चलाकर उसका रस निकालता और कढ़ा में पकाकर ऐसा सुनहरा गढ़ तैयार करता जिसकी खुशबू पूरे गांव में महकती थी। गुलाम हैदर का एक ही बेटा था, सलमान। सलमान अभी जवान हो रहा था। वो खामोश रहता था, मगर उसकी आंखों में बुला की चमक और ज़हानत थी। गुलाम हैदर हमेशा कहता, बेटा, शहर की मंडी बड़ी जालिम जगह है, वहां सौदागरी नहीं, मक्यारी चलती है। तुम अभी वहां के दांव पीच नहीं जानते। एक सर्द सुबह जब कहरे ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था, गुलाम हैदर ने अपनी बैलगाड़ी पर गड़ के ताज़ा और खुशबूदार भेले ला दे। उसने सोचा कि आज मंडी में अच्छा दाम मिलेगा तो सलमान के लिए नई चादर और घर के लिए कुछ राशन ले आएगा। उसे क्या मालूम था कि आज उसकी सादगी का सामना एक ऐसे शिकारी से होने वाला है जो इंसानों की मजबूरी का गोश्त खाता था। मंडी पहुंचते ही एक भारी भड़कम शख्स जिसने रेशमी कबा पहन रखी थी और जिसकी आंखों में लोमड़ी जैसी चमक थी, गुलाम हैदर के करीब आया। यह शहर का मशहूर ठग ताजिर सेठ करीम था। सेठ ने एक नजर सुनहरे गढ़ पर डाली और दूसरी नजर किसान के मेले कुचेले लिबास और मासूम चेहरे पर। उसने भांप लिया कि यह शिकार आसान है। सेठ करीम ने बड़े तप्पाक से पूछा, अरे मियाँ किसान, बड़ा उम्दा गढ़ लाए हो, क्या भाव है इसका? गुलाम हैदर ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, बड़ी मेहनत से तैयार किया है, बस 500 रुपए दे दें और ये सब ले लें। सेठ करीम के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। उसने फौरन 500 का नोट निकाला और किसान के हाथ पर रखते हुए कहा, सौदा मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, ये पूरी गाड़ी मेरे घर छोड़कर आओ, किराया अलग से नहीं दूंगा। गुलाम हैदर ने सोचा कि चलो एक ही बार में सारा माल बुक गया, थोड़ी दूर गाड़ी ले जाने में क्या हर्ज है। वो सेठ को गाड़ी पर बिठाकर उसकी हवेली पहुंच गया। हवेली के बड़े फाटक के अंदर गाड़ी खड़ी करके गुलाम हैदर ने कहा, सरकार, अब गढ़ उतरवा लीजिए, मुझे वापस गांव पहुंचना है, अंधेरा हो रहा है। सेठ करीम ने अचानक अपना लहजा बदला और धाड़ कर बोला, कौन सा गढ़? मियाँ, तुमने खुद कहा था कि पूरी गाड़ी 500 में दे दूंगा। अब गढ़ भी मेरा है और ये बैलगाड़ी भी मेरी। तुमने अपनी जबान का सौदा किया है। गुलाम हैदर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने तड़प कर कहा, सरकार, मैंने तो गढ़ के दाम कहे थे, गाड़ी तो मेरी रोजी रोटी है, ये तो मेरे बाप की निशानी है। सेठ ने कहकहा लगाया और अपने नौकरों को इशारा किया। नौकरों ने न सिर्फ गाड़ी छीन ली, बल्कि गरीब किसान को धक्के देकर उसके कपड़े फाड़कर हवेली से बाहर निकाल दिया। गुलाम हैदर उस ठठरती सर्दी में नंगे बदन आंसू बहाता हुआ रात के अंधेरे में जब अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर जवान बेटे सलमान का खून खोल उठा। सलमान ने अपने बाप के लरजते हुए हाथों को थामा और बुलंद आवाज में कहा, अब्बा जी, आप फिक्र न करें, उस ताजिर ने आपकी सादगी से खेला है, अब मैं उसकी मक्यारी से खेलूंगा। कल मंडी में आप नहीं, आपका बेटा जाएगा और वो ताजिर अपनी इज्जत की भीख मांगेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने गांव की मिट्टी को छुआ तो सलमान की आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अज़्म की चमक थी। उसने अपने बाप गुलाम हैदर के आंसुओं का बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसने खामोशी से अपने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मुस्तआर ली, उस पर गुड़ के चंद खूबसूरत भेले सजाए और शहर की मंडी की तरफ रवाना हो गया। सलमान ने जानबूझकर ठीक उसी जगह अपनी गाड़ी खड़ी की जहां उसके बाप को लूटा गया था। वो जानता था कि शिकारी एक बार फिर अपने शिकार की बू सूंघता हुआ जरूर आएगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि सेठ करीम रेशमी लिबास लहराता हुआ और हाथ में तस्बीह घुमाता हुआ वहां पहुंचा। जब उसने सलमान को देखा तो उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने सोचा, कल बाप को लूटा था, आज बेटा खुद चलकर फंदे में आ गया है। ये तो बाप से भी ज्यादा भोला और मासूम लगता है। सेठ करीब आया और बड़े प्यार से बोला, अरे मियाँ शहजादे, क्या लाए हो आज मंडी में? सलमान ने झुकाकर इंतहाई आजिज़ी से जवाब दिया, सरकार, ये खालिस गुड़ है,
ऐसा गुड़ आपने कभी चखा ना होगा। सेठ करीम ने एक टुकड़ा चखा और मक्कार लहजे में पूछा, बताओ मियाँ, इस पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाओगे? सलमान ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर ऐसी बात कही कि सेठ के कान खड़े हो गए। सलमान बोला, सरकार, मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, बस एक मुट्ठी भरकर माल दे दें और ये सौदा आपका हुआ। सेठ करीम हैरान रह गया। उसने अपने दिल में सोचा, ये तो पक्का बेवकूफ है, एक मुट्ठी में तो 10-20 रुपए भी मुश्किल से आएंगे। सेठ फौरन बोला, सौदा मंजूर है, लेकिन पैसे मैं घर जाकर दूंगा। चलो गाड़ी मेरी हवेली तक छोड़कर आओ। सलमान खामोशी से गाड़ी लेकर हवेली पहुंच गया। जैसे ही हवेली का भारी दरवाजा बंद हुआ, सेठ करीम ने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले, मुट्ठी में दबाए और सलमान की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, ये लो अपनी मुट्ठी भरकर रकम, और अब ये गाड़ी और गुड़ यहां छोड़कर दफा हो जाओ। सलमान ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ सेठ की तरफ देखा और कहा, सेठ जी, आप शायद समझे नहीं, मैंने गुड़ के बदले रकम नहीं मांगी थी, बल्कि आपकी मुट्ठी भरकर गोश्त मांगा था, या फिर वो माल जो आपकी इस बंद मुट्ठी के अंदर है। सेठ चलाया, बकवास बंद करो, सौदा मुट्ठी भर रकम का हुआ था। सलमान ने फौरन अपने करते से एक तेज धार छुरा निकाला और सेठ का हाथ मजबूती से थाम लिया। सलमान की आवाज अब रेशम जैसी नरम नहीं, बल्कि फौलाद जैसी सख्त थी। सेठ साहब, जो जबान से निकला वो ही पूरा होगा। आपकी मुट्ठी में जो कुछ है वो मेरा है। अब या तो अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें छुपी मक्कारियां निकालें, या फिर ये मुट्ठी में काटकर अपने साथ ले जाऊंगा। सेठ करीम थिर-थिर कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि इस बार उसका पाला किसी सीधे सादे किसान से नहीं, बल्कि एक ऐसे अकाब से पड़ा है जो उसकी शहरग पर हाथ रख चुका है। सेठ ने डरते हुए अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें सोने की एक अंगूठी और चंद कीमती मुहरे थे जो उसने मंडी से जीते थे। सलमान ने वो सब छीन लिया और कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरी बैलगाड़ी, मेरे बाप की इज्जत और वो 500 रुपए सब वापस करें, वरना शहर की अदालत में आपकी ये मुट्ठी भर सौदेबाजी की धज्जियां उड़ा दूंगा। सेठ के पास कोई रास्ता न था। उसने न सिर्फ गुलाम हैदर की गाड़ी वापस की, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए सलमान को 2000 रुपए माहाना पर अपने यहाँ नौकरी भी दे दी, ये सोचकर कि शायद घर के अंदर उसे कोई नुकसान पहुंचाकर बदला ले से सकेगा। मगर उसे क्या मालूम था कि सलमान तो अभी सिर्फ पहला महरा चला था। सेठ करीम ने सलमान को नौकरी पर तो रख लिया, मगर उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। उसने अपने मन में सोचा, इस छोकरे ने मुझे मेरी ही हवेली में डराया है, अब मैं इसे काम का इतना बोझ दूंगा कि ये खुद ही ज्योतियां छोड़कर भाग जाएगा और उसे दम मारने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। अगली सुबह जब परिंदे अभी चहचहा ही रहे थे, सेठ ने सलमान को जगाया और कड़कदार आवाज में कहा, ओए लड़के, जाओ और शाम तक वो पिछले 2 बड़े खेत जूत कराओ, और वापसी पर हवेली के बावर्ची खाने के लिए लकड़ियों का भारी गट्ठा भी सर पर लाना। याद रखना, यहाँ काम चोरों की जगह नहीं। सलमान ने मुस्कुराकर सर झुकाया और बैल लेकर खेतों की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही वो सेठ की नजरों से ओझल हुआ, उसने बैलों को एक घने पेड़ के साए में बांधा और खुद एक घास के ढेर पर लेटकर लंबी तान कर सो गया। सारा दिन वो सुकून से आराम करता रहा और शाम ढले उसने जंगल से लकड़ी के सिर्फ 2-3 सूखे टुकड़े उठाए, उन्हें एक गट्ठे की शक्ल दी और हवेली पहुंच गया। सेठ ने जब देखा कि सलमान थका हुआ नहीं बल्कि ताजा दम है, तो वो हैरान रह गया। रात के खाने का वक्त हुआ तो सेठ ने जानबूझकर अपने नौकर से कहा, इसे सिर्फ 1 मुट्ठी चावल और 1 चम्मच दाल दो, यही यहाँ की तनख्वाह और खुराक है। सलमान ने खामोशी से वो चंद दाने खाए, पानी पिया और अपने कमरे में चला गया। लेकिन आधी रात को जब भूख ने उसे सताया तो उसने एक अनोखा मंसूबा बनाया। वो दबे पांव हवेली के सहन में वाक़े गाय के बाड़े की तरफ गया। वहां सेठ की पालतू गाय बंधी थी, जिसका बिछड़ा एक अलग खूंटे से जकड़ा हुआ था। सलमान ने बड़ी होशियारी से बिछड़े की रस्सी खोली। बिछड़ा भागकर अपनी माँ के पास गया और दूध पीने लगा। जैसे ही गाय के थनों में दूध उतरा, सलमान ने बिछड़े को पीछे हटाया और खुद गाय का सारा ताज़ा और गाढ़ा दूध पी गया। पेट भरने के बाद उसने बिछड़े को वापस बांधा और जाकर ऐसी पुरसुकून नींद सोया कि सुबह तक उसे होश न रहा।
अगली सुबह जब सेठ करीम बाल्टी लेकर दूध निकालने पहुंचा तो गाय के थन बिल्कुल खाली थे। अभी वो हैरत से गाय का मुआयना कर ही रहा था कि गाय ने जोरदार लात मारी और सेठ धड़ाम से गोबर में जा गिरा। कई दिन तक यही तमाशा चलता रहा। सेठ परेशान था कि सलमान सिर्फ एक मुट्ठी चावल खाता है, दिन भर बज़ाहिर सख्त काम करता है, फिर भी उसका चेहरा तमतमा रहा है और वो पहले से ज्यादा तवाना और मजबूत होता जा रहा है। दूसरी तरफ सेठ की गाय सूखती जा रही थी और सेठ खुद दूध से महरूम हो चुका था। सेठ ने एक दिन सलमान से पूछा, लड़के, ये क्या जादू है? तुम एक मुट्ठी चावल पर इतने हटे-कटे कैसे हो रहे हो? सलमान ने मासूमियत से जवाब दिया, सेठ जी, यह आपकी हवेली की बरकत और मेरी ईमानदारी का फल है। सुना है जब नीयत साफ हो तो एक घूंट पानी भी ताकत दे देता है। सेठ दांत पीसते रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना दूध सलमान के पेट में जा रहा है। आखिरकार सेठ ने सोचा कि उसे हवेली से दूर ले जाना ही बेहतर है। उसने ऐलान किया, सलमान, कल हमें तुम्हारी मालकिन मेरी बीवी को लेने उसके मेके जाना है। सफर लंबा है, तैयार रहना। अगली सुबह सेठ करीम ने अपने कीमती घोड़े पर जैन किसी और सलमान को हुक्म दिया कि वो पैदल साथ चले। सेठ के दिल में खबासत थी। उसने सोचा, रास्ता कठिन है, तुपती धूप और लंबा सफर इस छोकरे की सारी चर्बी पिघला देगा। ये थक कर गिरेगा तो मैं उसे वहीं छोड़कर अपनी बेगम के साथ आराम से वापस आऊंगा। कुछ मील का फासला तय करने के बाद एक घने पेड़ के साए में सेठ ने आराम करने का फैसला किया। उसने घोड़ा एक झाड़ी से बांधा और सलमान से कहा, ओए लड़के, खबरदार जो आंख झुपकी, घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा कैलूला कर लूं। सेठ की आंख लगते ही सलमान ने इधर उधर नजर दौड़ाई। इत्तेफाक से वहां से एक ताजरों का काफिला गुजर रहा था। सलमान ने लपक कर उनसे सौदा किया और सेठ का कीमती घोड़ा भारी रकम के एवज बेच दिया। लेकिन रुकिए, सलमान ने घोड़ा देने से पहले उसकी दुम का एक छोटा सा हिस्सा काटकर अपने पास रख लिया। जब सेठ हड़बड़ा कर जागा तो घोड़ा गायब था। उसने देखा कि सलमान एक चूहे के बिल के पास झुका हुआ है और उसके हाथ में घोड़े की दुम का सिरा है। सेठ चलाया, मेरा घोड़ा कहाँ गया? सलमान ने रूहानसी आवाज में कहा, सेठ जी, गजब हो गया। आपका घोड़ा इतना तेज रफ्तार था कि वो सामने वाले चूहे के बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी दुम पकड़ रखी है, जरा आप भी जोर लगाएं, शायद बाहर खींच लें। सेठ गुस्से से पागल हो गया। बेवकूफ, घोड़ा चूहे के बिल में कैसे जा सकता है? सलमान ने मासूमियत से कहा, आप खुद ही देख लें। जैसे ही सेठ ने दुम खींची वो उसके हाथ में आ गई। सलमान बोला, लो जी, आपने इतना जोर लगाया कि दुम ही टूट गई, अब घोड़ा अंदर ही रह गया। सेठ के पास अब कोई चारा न था। उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोशी से आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक बाजार आया तो सेठ ने अपनी जेब से आखिरी रकम निकालकर एक काला ताकतवर घोड़ा खरीदा। रात को एक सराय में तयाम के दौरान सेठ ने सलमान को हुक्म दिया, इस घोड़े को इतना रगड़ रगड़ कर नहलाओ कि उसकी सारी मेल कुचल निकल जाए, ये चमकना चाहिए। सलमान बाजार गया, वो काला घोड़ा भी बेच दिया और बदले में एक सफेद छोटा सा खरगोश ले आया। सुबह जब सेठ ने देखा कि घोड़े की जगह खरगोश बंधा है तो उसके सर पर गोया आसमान गिर पड़ा। सलमान ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि उसे खूब रगड़ना। मैंने उसे इतना रगड़ा कि उसका काला रंग उतरकर ये सफेद हो गया और रगड़ खा खा कर ये सुकड़ कर इतना सा रह गया। सेठ अपनी पेशानी पीटने लगा। अब वो दोनों पैदल अपने ससुराल पहुंचे, जहां सेठ की हालत किसी भिखारी से कम न थी। भूख से निढाल सेठ ने सलमान को पहले भेजा कि जाकर मेरे आने की इत्तला दो। सलमान ने ससुराल पहुंचकर सेठ की सास से कहा, माँ जी, आपका दामाद आ रहा है, मगर बेचारे का पेट ऐसा खराब है कि वो सिर्फ पतली खिचड़ी खा सकते हैं। मेरे लिए जरा शाही दस्तरखान सजा दें, क्योंकि मैंने उनकी बहुत खिदमत की है। रात को दस्तरखान सजा तो सेठ के सामने फीकी खिचड़ी थी और सलमान के सामने मुर्ग मुस्लिम, खीर और पूरियां। सेठ भूख से तड़प रहा था, मगर ससुराल की शर्म की वजह से कुछ बोल न सका, जबकि सलमान मजे ले लेकर खा रहा था। ससुराल में पहली रात थी। सलमान तो खीर पूरियां खाकर खराटे ले रहा था, मगर बेचारे सेठ करीम का पेट भूख से तड़प रहा था। आखिरकार सेठ से रहा न गया।
उसने सलमान को झुंझोड़ा और दबी आवाज में कहा, सलमान, तुझे खुदा का वास्ता है, कुछ खाने को ला, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। सलमान ने कच्ची नींद से बेदार होकर छत के एक पुराने सुराख धुमले की तरफ इशारा किया, जो सीधा नीचे बावर्ची खाने में खुलता था। सलमान ने एक लंबी रस्सी निकाली और कहा, सेठ जी, मैं आपको इस रस्सी से बांध कर नीचे उतारता हूँ। आप पेट भरकर हलवा पूरी खाएं और जब काम हो जाए तो रस्सी हिलाइएगा, मैं ऊपर खींच लूंगा। सेठ खुशी खुशी नीचे उतर गया और बावर्ची खाने में पड़े सालन और हलवे पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों का भूखा हो। जब पेट भर गया तो उसने रस्सी हिलाई और सरगोशी की, सलमान, खींच मुझे ऊपर। मगर सलमान तो दोबारा गहरी नींद सो चुका था। इधर सेठ की सास को नीचे कुछ आहट सुनाई दी। वो समझी कोई जिन या चोर आ गया है। उसने पूरे घर को जगा दिया। जब लोग लाठियां लेकर किचन की तरफ बढ़े तो ऐन उसी वक्त सलमान की आंख खुल गई। उसने तेजी से रस्सी खींची और सेठ को ऊपर छत पर छुपा दिया। नीचे जब लोग पहुंचे तो किचन खाली था। सब हैरान होकर वापस चले गए, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सुबह के करीब सेठ का पेट अचानक खराब हो गया। वो दर्द से तड़पने लगा। सलमान ने शरारत से कहा, सेठ जी, बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये कोने में मिट्टी की एक पुरानी हांडी पड़ी है, उसी में फारिग हो जाएं। मैं सुबह चुपके से बाहर फेंक आऊंगा। मजबूरी में सेठ ने ऐसा ही किया। सुबह सूरज निकलने से जरा पहले सेठ ने सलमान को जगाया। सलमान, उठ, ये हांडी बाहर फेंक कर आ, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर सलमान ने फिर खराटों का ड्रामा शुरू कर दिया। जब सेठ ने देखा कि लोग बेदार हो रहे हैं तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद चादर ओढ़ी, हांडी सर पर रखी और दबे कदमों सीढ़ियों से उतरने लगा। सलमान ने यही मौका ताड़ रखा था। जैसे ही सेठ सहन में पहुंचा, सलमान ने छत से जोरदार नारा लगाया, चोर चोर पकड़ो, देखो सर पर हांडी रखकर माल चुराकर भाग रहा है। पूरे गांव के लोग, ससुराल वाले और हमसाए लाठियां लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े हांडी उठाए भाग रहा है। बस फिर क्या था, दे दिना दन, लाठियों की बरसात शुरू हो गई। सेठ चीखता रहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं तुम्हारा दामाद हूं। मगर किसी ने न सुनी। जब चादर खींची गई और हांडी टूटकर सेठ के सर पर गिरी तो पूरे मजमे में तहकहों का तूफान आ गया। सेठ करीम की वो इज्जत, वो तकब्बुर और वो मक्कारी सब मिट्टी में मिल गई। वापसी के सफर पर सेठ बिल्कुल टूट चुका था। उसने रोते हुए पूछा, सलमान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सलमान ने सुकून से जवाब दिया, सेठ जी, ये उस जिल्लत का बदला था जो आपने मेरे बाप को नंगी पीठ निकाल कर दी थी। आज आपके सर पर हांडी फूटी है, कल मेरे बाप का दिल टूटा था। सेठ ने कानों को हाथ लगाया और सलमान के हाथ पर 500 रुपए जो उसने बाप से छीने थे और अपनी तौबा रख दी। उस दिन के बाद सेठ करीम ने किसी गरीब को न सताया। सलमान अपने बाप की बैलगाड़ी और अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेकर घर लौटा। बुराई का बदला बुराई नहीं, बल्कि होशियारी से उसका खात्मा करना असल कामयाबी है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद एक दिन उसमें जरूर गिरता है।